ये घटना है भारत के पड़ोसी देश नेपाल की और इस घटना का ताल्लुकात भारत से भी होने की वजह से इसने न सिर्फ नेपाल को बल्कि पूरे भारत देश को भी झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद लोगों का एक दूसरे पर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 2009 में घटी ये घटना है ख्याति श्रेष्ठ की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। 5 जून 2009 के दिन काठमांडू में रहने वाली ख्याति श्रेष्ठ के फ़ोन पर एक साधारण सा मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आपने एक मशहूर वुमेन मैगजीन की तरफ से आयोजित लक्की ड्रॉ में विजय प्राप्त की है, जिसमें आपने 20,000 धनराशि और पोखरा की फ्री टिकट जीती है। पोखरा नेपाल की एक काफ़ी सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। इस एसएमएस को देखकर ख्याति बेहद खुश हो जाती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में बताती है। तभी ख्याति के फ़ोन पर एक कॉल आती है और एक महिला एसएमएस वाली बात को दोहराती है। साथ ही वो जीती हुई धनराशि और टिकट लेने के लिए एक एड्रेस पर आने को कहती है। उस समय लोगों में जागरूकता की कमी होने की वजह से इस तरह के फ्रॉड एक आम बात थी। ख्याति के माता पिता ख्याति को उस एड्रेस पर भेजने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ख्याति तय समय पर अपने घर के नौकर, जिसका नाम राम था, उसके साथ बताई गई एड्रेस पर जाती है। फ़ोन पर बताया गया था कि इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लग सकता है, जिस कारण ख्याति अपने नौकर को घर भेज देती है। और अब ख्याति वहाँ अकेली थी। तभी ख्याति के पास एक महिला आती है और उसे लक्की ड्रॉ जीतने पर बधाई देती है और वो महिला ख्याति को एक बिल्डिंग के एक कमरे में लेकर जाती है। उस कमरे में एक शख्स पहले से ही मौजूद था जो खुद को उस मैगजीन में काम करने वाला बताता है। उसके और ख्याति के बीच थोड़ी बातचीत होती है और वो आदमी ख्याति को कोल्ड ड्रिंक से भरा एक गिलास देता है और एक खुद के लिए रखता है। अब दिन ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। इधर ख्याति के माता पिता ख्याति के इस समय तक घर ना पहुंचने पर थोड़े परेशान थे और ख्याति के पिता ख्याति के कुछ दोस्तों को फ़ोन मिलाकर उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर सभी ख्याति के वहाँ न होने की खबर देते हैं। अब ख्याति के माता पिता की घबराहट बढ़ती जा रही थी कि उसी समय ख्याति के पिता के फ़ोन पर एक एसएमएस आता है, जिसे पढ़ने के बाद उनकी धड़कन तेज हो जाती है। उस एसएमएस में ख्याति के अपहरण और फिरौती के 10 लाख रुपए मांगने की बात थी। ख्याति के माता पिता इस एसएमएस के बाद काफ़ी डरे हुए थे और चाहकर भी पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दे सकते थे, क्योंकि एसएमएस के अनुसार अगर पुलिस को इस बात की सूचना दी गई तो ख्याति की जान को खतरा हो सकता था। ख्याति के पिता तुरंत पैसों का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता था कि पैसे किसे और कहाँ देने हैं, और किडनैपर का भी कोई एसएमएस नहीं आता। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही ख्याति के पिता के फ़ोन पर एक एसएमएस आता है, जिसमें पैसे लेकर बुटवाल आने को कहा जाता है। बुटवाल नेपाल में स्थित एक शहर है जो काठमांडू से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। ख्याति के माता पिता और उनका नौकर तीनों तुरंत बुटवाल के लिए निकल जाते हैं। लंबा सफ़र तय करके बुटवाल पहुंचते हैं। बुटवाल पहुंचते ही ख्याति के पिता उस नंबर पर एसएमएस करते हैं और बुटवाल पहुंचने की सूचना देते हैं। जवाब में एक एसएमएस आता है जिसमें वहीं इंतज़ार करने को कहा गया था। वे लोग ऐसा ही करते हैं और कुछ समय बाद फिर से किडनैपर का एसएमएस आता है, जिसमें लिखा था कि पैसे लेकर बुटवाल नहीं चितवन आना है। ख्याति के माता पिता इस बात को मानते हैं और वहां से 160 किलोमीटर की दूरी तय करके चितवन पहुंचते हैं। साथ ही वो लोग चितवन पहुंचने की जानकारी एसएमएस के जरिए किडनैपर को देते हैं, लेकिन वहां से एक जवाब आता है कि पैसे लेकर सनोली आ जाओ। ख्याति के माता पिता ऐसे ही करते हैं और चितवन से सनोली पहुँचते हैं, जो चितवन से लगभग 155 किलोमीटर दूर था। सनोली पहुंचने पर किडनैपर का फिर से एसएमएस आता है और अब उन्हें पैसे लेकर दार्जिलिंग यानी भारत बुलाया गया था। ख्याति के माता पिता सफ़र करते करते बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन ख्याति के लिए वो लोग अपनी थकान भूलकर दार्जिलिंग के लिए निकल जाते हैं, जो लगभग 600 किलोमीटर दूर था। दार्जिलिंग पहुंचते ही किडनैपर का फिर से एसएमएस आता है और अब वो उन लोगों को पैसे लेकर खाकर भिट्टा बुलाता है, यानी उनको अब फिर से नेपाल जाना था। ये लोग फिर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और खाकर भिट्टा पहुंचते हैं और किडनैपर को इस बात की सूचना देते हैं, जिस पर किडनैपर उन्हें एक एड्रेस पर पैसे लेकर आने को कहता है। साथ ही वो पैसे नौकर के हाथ भिजवाने को कहता है। ख्याति के माता पिता ऐसा ही करते हैं और अपने नौकर को पैसे से भरा बैग देते हैं और खुद उस एड्रेस के बाहर रुक जाते हैं। अब उनके मन में आस थी कि नौकर पैसे देकर ख्याति को अपने साथ लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
नौकर खाली हाथ ही बाहर आता है, जिसके बाद वे तीनों इस आस में अपने घर के लिए निकल जाते हैं कि शायद ख्याति घर पहुंच गई होगी। लेकिन काठमांडू जाकर देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं है। अब थक हार कर समय आ चुका था पुलिस को इस बात की सूचना देने का। ख्याति के माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां शुरू से आखिर तक सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन लोगों से ही पूछताछ करती है। और इस पूछताछ में ख्याति की मां बताती है कि उन्होंने जब खाकर भिट्टा के उस होटल में पैसे देने के लिए अपने नौकर को अंदर भेजा था, तब उन्होंने बीरेन श्रेष्ठ को वहीं देखा था। लेकिन ख्याति की मां ख्याति की किडनैपिंग की बात किसी अन्य को नहीं बताना चाहती थी, जिस कारण उन्होंने बीरेन से कुछ बातचीत नहीं की। जब पुलिस पूछती है कि बीरेन श्रेष्ठ कौन है, तब ख्याति के माता पिता बताते हैं कि बीरेन श्रेष्ठ ख्याति का अध्यापक था और एक समय पर वे लोग बीरेन के मकान पर किराए पर रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से बीरेन ने अपना मकान बेच दिया, जिस वजह से ख्याति के माता पिता को अपना मकान बदलना पड़ा था। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस को ख्याति का कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस के पास बीरेन को पकड़ने से अलग कोई अन्य चारा नहीं था, लेकिन काफ़ी छानबीन के बाद भी पुलिस बीरेन को नहीं पकड़ पाती। इसी दौरान पुलिस को काठमांडू के पास ग्रामीण इलाके में मानव शरीर के अंग मिलने की खबर मिलती है। सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंचती है और शरीर के अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा करती है। 17 किलोमीटर के दायरे की अलग अलग जगह से अलग अलग अंग को ढूंढा जाता है, लेकिन उन टुकड़ों की हालत इतनी बुरी थी कि ये लाश किसकी है ये पता कर पाना मुश्किल था। अब ख्याति को लापता हुए 15 दिन हो चुके थे और पुलिस अपनी सारी फोर्स लगा देती है, जिसके बाद बीरेन श्रेष्ठ को काठमांडू के एक गुप्त इलाके से हिरासत में लिया जाता है। पुलिस बीरेन से पूछताछ करती है और जब बीरेन से उसके खाकर भिट्टा में होने का कारण पूछा जाता है, तो बीरेन अपनी ही बातों में फंस जाता है और फिर वो सारी सच्चाई उगलता है। दरअसल बीरेन भारत के दार्जिलिंग का निवासी था और उसका असली नाम बीरेन प्रधान था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नेपाल में नौकरी ढूंढने जाता है, जहां उसे एक कॉलेज में बतौर अध्यापक की नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बाद वो काठमांडू में खुद का मकान खरीद लेता है और उस मकान के कुछ कमरों को किराए पर देता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि ख्याति के माता पिता ने ही लिया था। लेकिन उसे धीरे धीरे जुए की लत लग जाती है और बार बार जुए में हारने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटता। उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिस कारण उसे मकान बेचना पड़ा और फिर उसकी और ख्याति के माता पिता की कोई मुलाकात नहीं होती। अब इस समय बीरेन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। इसके बाद उसे पता लगता है कि ख्याति का परिवार यहीं काठमांडू में रहता है। वो ख्याति के माता पिता से मिलने और उनसे कुछ कर्ज मांगने के लिए उनके घर जाता है, जहां उसकी ख्याति के पिता से काफ़ी बातचीत होती है, जिसमें ख्याति के पिता बताते हैं कि वे ख्याति को पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठे कर रखे हैं, जिससे ख्याति विदेश में पढ़ाई कर सके। इस बात को सुनकर बीरेन उनसे कर्ज लेने का फैसला बदलकर दूसरा रास्ता निकालता है, जिसके बाद बीरेन अपने घर जाता है और ख्याति के फ़ोन पर एक फ्रॉड SMS करता है और साथ ही वो अपनी पुरानी छात्रा मारीना शकिया को भी इस षड्यंत्र में शामिल करता है और उसे ख्याति से फ़ोन पर बात करने और लक्की ड्रॉ वाली बात बताने को कहता है। जब ख्याति अपना इनाम लेने के लिए वहां जाती है, तो जो शख्स उस कमरे में पहले से मौजूद था वो और कोई नहीं बल्कि बीरेन ही था। ख्याति बीरेन को देखकर चौंक जाती है, जिस पर बीरेन बताता है कि उसने अब अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब वो इस मैगजीन के लिए काम करता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बीरेन ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास देता है, जिसे ख्याति बिना झिझक के पी लेती है, लेकिन उसके अंदर बेहोशी की दवाई होने के कारण ख्याति बेहोश हो जाती है। पूछताछ में बीरेन बताता है कि बेहोशी के 1 घंटे के अंदर ही उसने ख्याति की हत्या कर दी थी और शरीर के जो टुकड़े काठमांडू के आसपास मिले हैं वे और किसी के नहीं बल्कि ख्याति श्रेष्ठ के ही हैं। इस पूरी घटना और बीरेन के आरोपी होने की बात जब जनता को पता लगती है, तो पूरे नेपाल के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और चारों तरफ इंसाफ की आंधी चल जाती है। 1 साल के अंदर ही सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और साल 2010 में काठमांडू की अदालत बीरेन को 39 साल और मारीना शकिया को बीरेन का साथ देने पर 20 साल की सज़ा सुनाती है और कुछ इस तरह से ख्याति श्रेष्ठ को इंसाफ मिलता है। तो ये है नेपाल की ख्याति श्रेष्ठ की पूरी कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।